हेलो एवरीवन। आज हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ेंगे। ठीक है। इसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बोलते हैं। फोर्थ ग्रेड की परीक्षा में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। एक से दो प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, बाकी मुझे लगता है दो प्रश्न बनेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको एक किस्सा समझाता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि बहुत ही जरूरी कानून है। एसएससी प्रोटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा। अभी एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है एडुकेटी के रिलेटेड, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उसमें मतलब टीचर्स जो थे वो निष्पक्ष सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन फिर उनका वही है ना कि कंट्रोवर्सी तो हर जगह हो जाती है, तो वहां पे भी कंट्रोवर्सी दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो इसी बीच अभी आप लोगों ने देखा होगा आदित्य रंजन सर का एक ना पॉडकास्ट आया था। ठीक है। लंदन टॉप पे एक इंटरव्यू आया अभी आदित्य रंजन सर का। उसमें ना उन्होंने एक बात बोली कि सर आपने जो एक्साइज इंस्पेक्टर आप खुद को कहते हैं कि आप मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तो उसके ऊपर किसी ने आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में सामने आया कि आपने कभी जो डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है। तो ये एक फर्जीवाड़ा टाइप में हो गया ना कि मतलब आप कहते फिर रहे हो कि आप आईएएस हो, लेकिन आप कभी उस पद पे बैठे ही नहीं, उस चेयर पे ही नहीं बैठे, तो आप आईएएस कहाँ से हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब अभी खुलासा हो चुका है। तो किससे हुआ? आरटीआई की वजह से हुआ। आरटीआई नहीं होता तो होता क्या? नहीं होता। ये तो बहुत छोटी सी बात है। इससे बड़ी बड़ी बहुत आप लास्ट तक समझेंगे इस पूरे एक्ट की इंपॉर्टेंस। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अगर आपके पास में हाथ में पेन है भी तो उसे रख दीजिएगा, आराम से समझिएगा। बस प्रश्न मैं बताता चलूंगा कौन से प्रश्न बनेंगे। सारे के सारे प्रश्नों को बस याद करते चलिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और लागू होने की तिथि, सबसे पहले जो हमारा पहला ही प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है कि जो ये एक्ट है ये कब से लागू हुआ। कब लागू हुआ था, ये आपको एक डेट याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही प्रश्न बन सकता है। ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को ये जो एक्ट है ये 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हुआ? लागू हुआ। क्या लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम। तो 12 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? सूचना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साहब, समझ गए। इससे ना आप गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब कोई भी में कौन से शामिल है वो आगे पढ़ेंगे। हाल एक बार आप मतलब समझो, ऊपर ऊपर से ऐसा याद रखो कि इससे हम लोग गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अगला देखो। ओवरव्यू इसका अगर हम लोग देखें कि इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, कितने इसमें धारा है, कितनी इसमें अनुसूची है, तो देखिए कोई भी एक्ट होता है, जैसे आपका कोई भी बुक है, ठीक है, आपका बुक छप के आया तो उसमें क्या होता है? उसमें अलग अलग क्या चैप्टर्स होते हैं। पहली चीज, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं कि बुक में मतलब 10 पार्ट है कि 12 पार्ट है, जो भी है। एक चैप्टर के अंदर क्या होता है? एक चैप्टर के अंदर अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। एक अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं। फिर इनको तो हम लोग समझ लो ऐसे कि धारा बोलते हैं इनको तो हम लोग, और ये जो चैप्टर्स होते हैं इनको हम लोग अध्याय बोलते हैं। ठीक है। ऐसा ही एक्ट्स में होता है। ठीक है। सेम जो कॉन्सेप्ट है वही एक्ट में होता है। अब ये जो एक्ट बना इसमें टोटल 6 तो हमारे अध्याय थे। 6 तो कितने क्या थे? अध्याय थे। धारा कितनी थी इस एक्ट में? तो इस एक्ट में टोटल 31 धारा थी। ठीक है। जो जिसको आप लोग सेक्शन बोलते हैं ना, सेक्शन धारा। आप लोग मतलब इंस्टा पे देखते होंगे ना कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ठीक है। इसमें ना दो अनुसूचियां भी हैं जिनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसमें दो अनुसूची है, 6 इसमें अध्याय है, 31 इसमें धाराएं हैं। और इससे पहले मतलब 2005 से पहले भी ना सूचना पाने का एक जरिया तो था, एक एक्ट तो था, सूचना स्वतंत्रता एक्ट। ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये इतना ना अफेक्टिव नहीं था, ये इतना अफेक्टिव नहीं था, इफेक्टिव सॉरी, इतना महत्वपूर्ण मतलब नहीं था। इसे इसमें ना नागरिकों को उतने ज्यादा अधिकार नहीं दिए हुए थे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन वास्तविक रूप से एक तरीके से परिवर्तन जो आया ना वो 12 अक्टूबर 2005 को ही आया था, जब ये आरटीआई लागू हुआ था। ठीक है। सूचना का अधिकार जो है वो लागू हुआ था। अब देखिए लागू तो हुआ, अब ऐसा तो सरकार है नहीं, सरकार इतनी शरीफ तो नहीं है ना कि सुबह उठे उठ के बोला कि अब नागरिकों को हम लोग अधिकार देंगे, आप जो भी है अपने हिसाब से मतलब सूचना पूछ सकते हो हमसे। इतनी तो शरीफ नहीं है। ठीक है। सरकार इतनी शरीफ तो नहीं है, कुछ तो हुआ होगा। हुआ था, देखो क्या हुआ था, यहां समझिएगा। अरुणा रॉय नाम की एक महिला थी। ठीक है। महिला थी, क्या थी? बंगाल से थी, पहली बात। और एक आईएएस अधिकारी थी, आईएएस अधिकारी। पहली चीज तो ये, इन्होंने क्या किया, एक इनकी एनजीओ था एक, एम के एस एस नाम से, याद रखो, एम के एस एस एनजीओ था। इस एनजीओ के माध्यम से ब्यावर में, कहाँ से? ब्यावर। अब ना ब्यावर खुद एक पहले
पहले तो मतलब एक जगह थी जो अजमेर में पड़ती है, लेकिन वर्तमान में तो खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट भी है। और अगर पूछ ले कि पुराने जीके से पूछे तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये अजमेर में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक आंदोलन चलाया। क्या चलाया? एक आंदोलन चलाया। अब ये जो आंदोलन है ये कब चलाया गया? ये 1995 में चला था, ये याद रखना, ठीक है। किसके रिलेटेड था? ये सूचना के अधिकार से संबंधित ही था। और इसी का प्रभाव मुख्य तौर पे देखा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो अरुणा रॉय इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे इनकी जो एनजीओ था MKSS, ये याद रखना है। तीसरा, आपको जगह याद रखनी है। बस इतना तो याद रखना ही है। आप बाकी अगर एक्स्ट्रा कुछ याद रखो तो फिर आपकी मतलब वो खुद की समझ की बात है। अगर आपको कुछ याद हो तो रख लेना यार, ठीक है। अब देखिए आगे, ब्यावर से इन्होंने ये चलाया आंदोलन कब? 1995 में। और इसी का प्रभाव जो है वो RTI पे पड़ा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे पड़ा, जो कि आगे जाकर एक्ट बना। उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही में एक छोटा नाम आप लोग याद रखिए, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जी का, ठीक है। इन्होंने भी इस एक्ट के बनने में काफी भूमिका निभाई थी। अभी वर्तमान में इनकी इन्हीं के कारण एक और एक्ट जो है अभी संसद में लाया गया था। अभी पता नहीं उस पे अभी वोटिंग वगैरह होगी, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, ठीक है। कि मतलब 3 महीने से ज्यादा, अगर 6 महीने था कि 3 महीने था, आई एम नॉट श्योर। मैं श्योर नहीं हूँ, देख के बताना आप लोग भी कमेंट करना कि इससे ज्यादा अगर आप लोगों को जेल होती है, मतलब आप कस्टडी में रहते हैं, तो फिर आपके हाथ से मंत्री या फिर जो CM है उसका या फिर PM का पद चला जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करके अभी एक जो एक्ट है वो भी लाया जा रहा है वर्तमान में। अब लगेगा कि नहीं लगेगा वो नहीं पता, पर अभी तक उसमें एक बार चर्चा जरूर हुई है, ठीक है। तो अरुणा रॉय का याद रखिएगा, अरुणा रॉय की भूमिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। अब हम लोग सारे जो अध्याय हैं उनको एक नजर में देख लेते हैं कि टोटल कितने इसमें चैप्टर्स है। एक तरीके से जैसे बुक में 12 चैप्टर मैंने बताए थे, उसी तरीके से यहाँ पे अध्याय कितने हैं? इसमें 6 अध्याय हैं। अब एक एक को समझते हैं और देखिएगा, एक एक को डिटेल में समझेंगे थोड़ा। देखिए, कोई भी जब एक्ट बनता है तो उसके स्टार्टिंग में प्रारंभिक होता है, जिसमें ना मुख्य तौर पे क्या होता है, एक तो एक्ट का पूरा नाम दिया जाता है, और एक इस एक्ट का क्या दिया जाता है, इस एक्ट की परिभाषाएं दी जाती है, ठीक है। मुख्य तौर पे यही चीजें प्रारंभिक में डाली जाती हैं। एक ना अंत में क्या होता है, चलिए अंत की बात अंत में ही करेंगे, अभी हम लोग और समझते हैं। देखिए, इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे परिभाषाएं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, परिभाषाएं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है ये समझिएगा। यहाँ पे परिभाषाएं क्या होती है, एक्ट में ना एक्ट बनता है तो बहुत कठिन शब्दावली होती है। अगर आप लोग पहली बार अगर RTI को पढ़ने बैठोगे तो एकदम सर के ऊपर से जाएगा, मतलब लंबे लंबे वाक्य बना रखे हैं और फिर है ना एकदम हार्ड जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ परिभाषाओं में क्या लिखा होगा कि इस एक्ट में आगे जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो मतलब कठिन शब्द हैं, उनका यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। उसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा कि वो शब्द है क्या वास्तविक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक में पूरा नाम और परिभाषाएं शामिल है। इस अध्याय में 2 ही धाराएं प्रारंभिक में शामिल है। उसके बाद में दूसरा अध्याय आता है जिसमें क्या लिखा है, सूचना का अधिकार, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता, मतलब RTI जो है उसके बारे में लिखा है, और फिर जो लोक प्राधिकारी हैं उनकी बाध्यता के बारे में लिखा गया है। तीसरे अध्याय में ना एक आयोग के बारे में बताया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग। क्योंकि ना एक आयोग, एक मतलब कुछ तो चाहिए, जैसे RPSC है। अब RPSC है तो है, उसको मतलब भर्तियों कराने के लिए उसको मतलब बना दिया, एक RPSC का गठन कर दिया। उसी तरीके से सूचना वगैरह के अधिकार को, RTI को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोग तो चाहिए। जैसे चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग है, वैसे ही इसके लिए भी ना एक केंद्रीय सूचना आयोग बनाया जाएगा अध्याय 3 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में जब केंद्र में बनेगा तो सारे राज्यों का केंद्र तो देखेगा नहीं, तो एक राज्य सूचना आयोग भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद में पांचवा जो है उसमें क्या लिखा गया है कि जो सूचना आयोग बने हैं, केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, उनमें क्या क्या शक्तियां निहित है, उनके पास में क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। उनकी पावर का उल्लेख किया गया है अध्याय 5 में। उसके साथ में उनके कृत्य क्या क्या है, वो क्या क्या काम करेंगे, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। तत्पश्चात इनकी अपील, मतलब अगर कोई आपके साथ में गलत हो रहा है, एक्ट से रिलेटेड आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप अपील कर सकते हैं इन आयोगों में, वो किस प्रकार से करेंगे उसका उल्लेख दिया हुआ है। और साथ ही में शास्तियां, ये शब्द ढंग से नहीं लिखा गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ऐसे है शब्द, ठीक है, शास्तियां। अगला देखिए, अब इन सब में मान लीजिए 5-6 अध्याय में
लिख दिया सारी चीजों को। अब अंत में क्या है, मान लीजिए आपके पास में 5 ऐसी मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट धाराएं बच गई जिनको आपको बताना आवश्यक है, लेकिन आप उनको ना कैटेगराइज नहीं कर पा रहे। मतलब वो नहीं तो केंद्रीय सूचना आयोग में जा पा रही, नहीं वो राज्य सूचना आयोग में जा रही, नहीं वो अध्याय 2 में जा रही, नहीं वो अध्याय 5 में जा रही। तो फिर आप उनको क्या करते हैं, उनको छांट के और अंत में लिख देते हैं। जैसे आपने आरटी पढ़ा हो, अगर एजुकेशन जो एक्ट आया था हमारा 2009 में, उसमें भी तो प्रकीर्ण है। बाकी तो नहीं पढ़े होंगे आपने, लेकिन आरटी तो पढ़ा होगा क्या पता। तो उसमें भी तो प्रकीर्ण है। तो प्रकीर्ण एक्ट के अंत में डाला जाता है, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो लिखी होती हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अध्याय सारे रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय मिलान करवा सकता है, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि मिलान करवा लेगा। तो सबसे पहले प्रारंभिक है, उसके बाद में सूचना का अधिकार, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता, तीसरा जो अध्याय है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग, चौथा जो अध्याय है उसमें राज्य सूचना आयोग, पांचवा जो अध्याय है उसमें सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य, अपील और शास्तियां, और जो छठा है हमारा अध्याय उसमें हमेशा ही प्रकीर्ण होता है, जो अंतिम होता है उसमें लगभग प्रकीर्ण ही शामिल होता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए मैं आपके सामने धारा 1 लेके आ रहा हूं। ठीक है, धारा 1 लेके आ रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, धारा 1। अब देखिए इसमें ना क्या क्या मस्त चीजें हैं वो समझिएगा। धारा 1 में, धारा 1 में ना कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, देखिए संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभिक। धारा 1 में क्या दिया है, जो भी एक्ट लागू हुआ उसका संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ से हो, कहाँ तक होगा, और उसका प्रारंभ कब से होगा। ठीक है, तीन चीजें दी हैं कि इसका जो नाम क्या है, उसके बाद में ये कहाँ कहाँ लागू होगा, और उसके बाद में स्टार्ट कब से होगा, कब से लागू हो जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो अधिनियम है इसका पूरा मतलब संक्षिप्त जो नाम है वो क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना पूरा एकदम डैट के साथ में। मतलब अगर आपको ऑप्शंस में ऐसा भी दे देना कि मतलब ये पूरा अगर संक्षिप्त नाम पूछ ले, जैसे रीट भर्ती परीक्षा में आया था एक बार, जो आरटीई का पूरा नाम पूछा था, नियमावली का पूरा नाम पूछा था दरअसल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा भी दिख जाए ना कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, पहली चीज। दूसरे ऑप्शन में आपको दिख जाए सेम जो सेंटेंस है वो, और आगे लिखा दिख जाए 2005। ये कतई सही नहीं होगा। संक्षिप्त नाम जो आपका एक्ट में लिखा है वही ऑप्शन सही होगा, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ही सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि संक्षिप्त नाम क्या है इसका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका विस्तार क्या है, इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। लेकिन ये बात कब तक थी, जब तक जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष जो प्रावधान थे वो दिए गए थे। जम्मू कश्मीर को फिर एक तरीके से मतलब जो अभी संशोधन हुआ था संविधान में, उसके बाद में ये जो एक्ट है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगले से प्रश्न बनेगा भाई। ठीक है, अगले से प्रश्न बनेगा, तो अगले से देखिएगा। धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28, इसके जो उपबंध है वो तो हो जाएंगे क्या, तुरंत रूप से प्रभावी। लेकिन इस अधिनियम के जो बचे हुए हैं वो सारे 120वें दिन प्रवर्त होंगे, मतलब 120वें दिन बाकी के जो है वो लागू हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले धारा, यहां लिखेंगे 4, 4 की 1 है, मतलब पूरी 4 नहीं, 4 में जो 1 है उपधारा वो। दूसरा है 5 की 1 और साथ ही में 2 भी। तीसरा क्या है 12, 13, फिर 14 नहीं है, 15 है, 16 है। उसके बाद में 24 है, 27 है और 28 है। ये सारे जो है ये तो हो जाएंगे तुरंत, ये तो सारे क्या हो जाएंगे, तुरंत रूप से लागू हो जाएंगे, तुरंत प्रभाव से। लेकिन जो बचे हुए इनके अलावा शेष है, जो रिमेनिंग है, ठीक है, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग, वो कब लागू होंगे, वो लागू होंगे 120वें दिन से। ये याद रखिएगा, 120वें दिन बाद नहीं है, 120वें दिन से है। ठीक है, आगे चलिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये तो धारा 1 कंप्लीट हो गई। अब मैं ना कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए परिभाषाएं लेके आया हूं। क्यों परिभाषाएं लिखना जरूरी था, क्योंकि आपको समझ में आ सके कि मतलब परिभाषाएं किस प्रकार से दी होती हैं। देखिए जो धारा 2 है उसमें हमेशा परिभाषाएं लिखी होती है, हमेशा नहीं होती, मतलब इसमें लिखी हुई है। तो देखिए इसमें क्या है, जब सबसे पहले सूचना के बारे में समझते हैं। अब आप लोगों को मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि सूचना 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 सूचना, तो एक सवाल तो बना होगा ना कि यार ये सूचना है क्या, मतलब सूचना किस हद तक, किस क्राइटेरिया में हम लोग इसको शामिल करेंगे।
तो वो ही है। देखिए सूचना क्या है, सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, मतलब कोई जो अभिलेख है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित है, मतलब कि ऐसे मान लो कि मेरे लैपटॉप में कोई पीडीएफ पड़ी है, ठीक है, मैं कोई सरकारी अधिकारी हूँ और मेरे लैपटॉप में कोई ना अभिलेख पड़ा है, तो वो हो जाएगा। या फिर कोई दस्तावेज पड़ा है वो हो जाएगा, कोई ज्ञापन है तो वो भी हो सकता है, कोई ईमेल है वो भी हो सकती है, कोई मत है वो भी हो सकता है, सलाह हो सकती है, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, संविदा क्या होता है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसे सूचना सहित। देखिए अभी आधा समझिए, आधा समझ में आ गया कि मतलब सारी लगभग जो चीजें हैं वो इसमें डाल दी गई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो प्रश्न बनाने की कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न आगे से बन सकता है कि कोई प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवर्तक किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी को की पहुंच हो सकती है। अब ये कैसे है ये समझिएगा, आपको नहीं समझ में आया होगा यहाँ समझिएगा ये। देखिए ऐसे मान लीजिए कि प्राइवेट संस्था है, उससे भी आप लोग ना आरटीआई लगा सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे कोई, मैं ले लेता हूँ टाटा इंडस्ट्रीज, ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज है। अब इस पे आप लोग आरटीआई लगा दो कि मुझे बताओ कितने पैसे कमाए आप लोगों ने, ठीक है, या फिर कहाँ कहाँ कौन सी डील चल रही है आपकी। या फिर टाटा इंडस्ट्रीज छोड़ो, मैं एक ना बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कोक पी है कभी, कोका कोला, ठीक है, कोका कोला पिया आपने, इनका ना एक अलग ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोक का एक अलग फॉर्मूला है, टेस्ट अलग अलग होता है ना, कोक अलग टेस्ट करती है, पेप्सी अलग टेस्ट होता है, ठीक है। तो कोक का जो फॉर्मूला है, अगर पेप्सी वाले ना आरटीआई लगा दें, पेप्सी वाले आरटीआई लगा दें कि हमें फॉर्मूला दो, आरटीआई इन्होंने लगा दी, ठीक है, आरटीआई लगा दी, तो क्या कोक फॉर्मूला देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, ठीक है। यहाँ यही तो बात लिखी हुई है कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी जो है वो पहुंच सके, ठीक है। जैसे कंपनियां ऐसे जारी करती है ना कि मतलब हमारे पास में इतने शेयर्स हैं, मतलब लोग शेयर खरीदते हैं कंपनियों के, तो वो सारे जो चीजें हैं उस पे तो कानून बना हुआ है, इसीलिए तो जारी करती है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप लोग आरटीआई लगा के निकाल सकते हैं, बाकी नहीं निकाल सकते, ठीक है। आगे देखिए, सूचना का अधिकार के इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा है उसके नियंत्रणाधीन धारित है अधिकार अभिप्रेत और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। मैंने तो पढ़ दिया ना, मेरे समझ में आया ना आपके समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए जो एकदम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है वो बहुत हार्ड होती है लैंग्वेज, तो उसमें हम लोग नहीं पढ़ते। मैं ये लास्ट तक ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं अपनी भाषा में पढ़ाऊंगा। मैंने एक दो स्टार्टिंग में डाले हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, सूचना का अधिकार है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के मतलब जो चीजें हैं वो शामिल होती है, वही चीजें इसमें लिखी हुई है। जैसे कोई कृति, कोई दस्तावेज, कोई अभिलेख है, उनका आपको निरीक्षण करना है तो आप निरीक्षण भी कर सकते हैं। दस्तावेज या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, तो ये भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिलिपि भी आप लोग लेके आ सकते हैं। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, नमूने भी आप लोग ले सकते हैं। आगे, कोई फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट के रूप में किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति से या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित हो, अभी प्राप्त करना। मतलब आप लोग ना, मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई, ठीक है, आपके घर में चोरी हो गई, ठीक है, वहां सीसीटीवी लगा था, पुलिस आई और वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो लेके चली गई। अब आप पहुंच गए भाई, आप लोगों ने लगाई आरटीआई, सीधी बात है, आपने लगाई और कहा कि साहब मैंने जो मतलब एक निश्चित शुल्क लगता है, फ्री में आरटीआई नहीं लगते, ठीक है। तो आपने जो शुल्क है वो अदा किया, उसके बाद में बोला कि साहब मुझे भी ना एक पेन ड्राइव ले गए आपकी, सर इसमें मेरे को डाल दो वो वाली वीडियो जो सीसीटीवी से आप लोग निकाल के लेके आए हो, ठीक है। तो अब पुलिस आपको डाल के देगी, आपने चार्ज पे किया बाकायदा, तो आप वहां से एक तो वो ले सकते हो, ठीक है, मतलब कि वीडियो कैसेट वगैरह जो है अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल करवा सकते हो। दूसरा, कहीं मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, ठीक है, आपके घर के पास से सड़क बन रही है। अब क्या होता है कि ना कि मतलब काम करते हैं तब तो इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब फ्री बैठे रहते हैं ना तो दिमाग जो है वो थोड़ा टेढ़ा चलता है। तो वो ऐसे सोचेंगे कि यार ये रोड है, ये मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ टोटल, और इसमें ना 20 करोड़ का ही लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सही नहीं बन रही। तो आप लोग उनके पास जा सकते हैं, जो ठेकेदार है उसके पास जाओगे, और आप जाके ना एक मतलब जैसे मान लीजिए आपको एक पूरा भर के लेके आना है, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में,
समथिंग कुछ में मान लीजिए कोई एक बर्तन है, वो भर के आपको ना लेके आना है, जो वो लोग माल उसमें डाल रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो माल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो भी डाल रहे हैं वो आपको लेके आना है, तो आपको ना आपका अधिकार है, आप लोग बस उसकी कीमत देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में लेके आ गए और आप लोगों ने ऐसे करते 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 मकान बना लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको ना जितना लेके आओगे उतना उतना पेमेंट देना होगा, ठीक है। ठेकेदार डिसाइड कर लेगा कि कितना आपको मतलब उसका जो पैसा है वो लग रहा है, और आपको उतना जो पे करना पड़ेगा, ठीक। और क्या है, निरीक्षण आप लोग कर सकते हैं। किसी विभाग में गए, आपको ना ऐसे देखना है कि यार ये रिपोर्ट क्या थी, तो आप किसी विभाग में गए, जाके उस रिपोर्ट को देखा, मतलब उसका निरीक्षण कर सकते हैं आप लोग। या फिर अब आपको मन कर गया कि यार ये रिपोर्ट ना मैं पढ़ नहीं पा रहा पूरी, तो मैं घर लेके जाऊंगा, तो घर ऐसे तो देंगे नहीं ना आपको, सीधी सी बात है, वो रिपोर्ट आपको थोड़ी ना दे देंगे। आपको फोटोकॉपी निकाल के देंगे, ओरिजिनल थोड़ी ना दे देंगे, फोटोकॉपी देंगे। अब वो फोटोकॉपी भी किस तरीके से, अगर आप लोगों ने मान लीजिए 100 पेज की रिपोर्ट है, आप फ्री में फोटोकॉपी ले आए, आपको पढ़ने से कुछ मतलब था नहीं, आप जाके रद्दी वाले को दे आए, ऐसे तो आप लोग फिर बिजनेस खड़ा कर लोगे। तो प्रतिलिपि का भी ना आपको चार्ज देना होगा, चार्ज लगता है, ठीक है। अभी चार्ज में आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ कुछ नहीं बता रहा मैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये धारा 2 थी। धारा 3 में क्या लिखा है, धारा 3 में बड़ी सीधी सीधी सी बातें लिखी हैं कि सूचना का जो अधिकार है उसके बारे में क्या लिखा है धारा 3 में, कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। मतलब कि सारे जो नागरिक हैं उनको सूचना का अधिकार होगा। एक बात समझो, सभी नागरिकों को बोला है, देश के नागरिक है। अब ऐसे तो है नहीं ना कि कोई पाकिस्तान वाला आके आरटीआई लगा देगा कि मुझे ना इसकी मतलब थोड़ी जानकारी चाहिए, दे दो, नहीं देंगे। नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। आगे चलते हैं, अब ना थोड़ा ढंग के प्रश्न बनाते हैं, और भी ढंग के, वो भी तो याद वो भी करने हैं, ठीक है। लेकिन एक बार देखते हैं, चलिए अब इन प्रश्नों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। लोक प्राधिकरण के कर्तव्य क्या है, देखो भाई, लोक प्राधिकरण के कर्तव्य क्या होता है, सबसे ना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए मेरे पास में कोई विभाग है, या फिर आपके पास में कोई विभाग है, मैं आरपीएससी का मान लीजिए चेयरमैन हूँ, ठीक है, आरपीएससी के चेयरमैन हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि जो पेपर होगा उसको लीक करवा देना और फिर मेरे रिलेटिव्स को बांट देना। सॉरी, मजाक कर रहा था, थोड़ा सच्चाई निकल गई, ठीक है। चलिए मजाक से हटके अब हम लोग समझते हैं कि लोक प्राधिकारी के कर्तव्य क्या होते हैं। जैसे मैं आरपीएससी का अगर चेयरमैन हूँ, ठीक है, अब मेरे को क्या करना रहेगा कि सबसे पहले तो सारी सूचनाएं जो है, जब भी कोई आरटीआई लगाए तो उसको सूचना प्रदान कर देना, सबसे पहला कर्तव्य। दूसरा क्या होगा कि मैं सूचनाओं को इस तरीके से व्यवस्थित रखूं कि जब भी मांगी जाए मैं प्रोवाइड करवा सकूं। बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, जो मेरा दूसरा कर्तव्य है वो हो गया। अब तीसरा और चौथा कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। मैं एक अधिकारी को तो सूचना अधिकारी नियुक्त करूंगा। क्या नियुक्त करूंगा, सूचना अधिकारी। और एक एक को मैं नियुक्त करूंगा क्या, अपील अधिकारी, अपील अधिकारी। अब ना इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज में, सूचना अधिकारी मैंने नियुक्त किया और एक अपील अधिकारी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो अपील अधिकारी है वो सूचना अधिकारी से ऊपर की रैंक का होना चाहिए। आपने किसी, जैसे मान लीजिए 4th ग्रेड वाले को सूचना अधिकारी बनाया है, तो आप 3rd ग्रेड वाले को या 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड किसी को भी बना सकते हैं अपील अधिकारी। या फिर आप मुझे बताओ, आपने किसी 3rd ग्रेड वाले को सूचना अधिकारी बनाया, तो आप क्या 4th ग्रेड वाले को अपील अधिकारी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। आपको 2nd या 1st ग्रेड का ही चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एक हायर रैंक के जो अधिकारी है उसको मैं अपील अधिकारी नियुक्त करूंगा। और क्या मेरे कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि सुचारू रूप से जो हमारी प्रक्रिया है वो चलती रहे। अब किस प्रकार से, देखो, सूचना अधिकारी का काम होगा सूचना प्रोवाइड करना, ठीक है, सूचना अधिकारी का काम होगा सूचना देना। बाई चांस कुछ त्रुटि हुई, गलत सूचना दी या फिर नहीं दी, तो जो भी बंदा मतलब सूचना पाने की इच्छा रखता है वो कहाँ जाएगा, वो अपील अधिकारी के पास में जाएगा। अब आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ, देखो, अब आज के टाइम में क्या होता है, जो जितने भी मतलब एग्जाम्स के फॉर्म लगते हैं वो डिस्क्लोज हो जाते हैं बहुत सारी भर्तियों के, कि इसमें ना 15 लाख फॉर्म लगे, इसमें 20 लाख लगे। तो अगर बाई चांस आपको ना किसी भर्ती के बारे में नहीं पता कि कितने फॉर्म लगे हैं, तो आप ना बाकायदा उसके ऊपर भी आरटीए लगा सकते हो, और एक शुल्क लगता है, जितना भी शुल्क जो है आगे समझाऊंगा मैं पूरा। चलिए अभी बता देता हूँ, 10 रुपए का शुल्क लगता है आरटीआई के लिए। 10 रुपए की फीस अगर आप लोगों ने जमा कराई और उसके बाद में आरटीए लगाया कि मुझे ये बताओ कि जैसे रीट जो L1 है उसके कितने फॉर्म लगे हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि रीट L1 नहीं, आप समझो कि रीट जनरल कैटेगरी के ना टोटल फॉर्म कितने लगे हैं, मुझे ये बताओ। तो ना बाकायदा आपको उस आरटीआई का जवाब मिलेगा, आपको ना बताया जाएगा कि इसमें इतने फॉर्म लगे हैं, ठीक है।
तो आरटीआई से आप लोग कुछ भी जानकारी निकलवा सकते हैं, कुछ भी। मैं आगे समझाऊंगा क्या क्या शामिल है, सारी नहीं आएंगी, आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया कि लोक प्राधिकरण के कर्तव्य क्या क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। सूचना प्राप्त करने के लिए अब शुल्क की बातें हम लोग कर लेते हैं, कि जब सूचना आपको दी जाएगी तो उसका एक पैसा लगेगा, और वो पैसे कितने कितने क्या क्या लिए जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं एक प्रश्न लिखता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कौन निशुल्क आरटीआई लगा सकता है। निशुल्क आरटीआई, कौन निशुल्क आरटीआई लगा सकता है। अब आप तुक्का मारना, ठीक है, आपको नहीं पता तो तुक्का मारना। देखो, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, अल्पसंख्यक, और चौथा आप लोग लिख लो बीपीएल। अब मुझे बताओ, कौन जो है वो निशुल्क रूप से आरटीआई जो लगा सकता है, ये आप लोग सोचो। सोच के मुझे फटाफट से कमेंट में अभी उत्तर दोगे, जब भी आप पूरा एकदम समझ लोगे, सोच लोगे, ठीक है। कमेंट करना। अब देखो, आवेदन के लिए मैं पहले ये पढ़ाता हूँ, उसके बाद में इसका जवाब दूंगा। आवेदन के लिए आपको ना 10 रुपए का शुल्क देना ही होता है, ठीक है। बाकायदा इसका जो उत्तर होगा, उस कैटेगरी में अगर आप लोग नहीं है तो आपको 10 रुपए का जो शुल्क है वो देना होगा, ठीक है। आगे, आगे क्या है, प्रिंटेड कॉपी। अगर आप लोग किसी विभाग में गए और वहां जाके आप लोगों ने बोला कि मुझे ये 500 पेज की रिपोर्ट है, इसका ना फोटो कॉपी निकाल के दे दो, और मतलब प्रिंटेड कॉपी भी साथ में ना एकदम मतलब वेरीफाइड हो, कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कॉपी निकाल के दे दी, ठीक है। उस पर बाकायदा साइन होंगे, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रिंटेड जो कॉपी है उसका शुल्क क्या होगा, उसका शुल्क होगा 2 रुपए प्रति पृष्ठ। तो मतलब 500 पेज की हुई तो 1000 रुपए आपको देने होंगे, तभी जाके आपको वो मिलेगी। वरना तो आप लोग बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दोगे। जाके आप लोग मान लीजिए दिन में 10 चक्कर भी लगा के आते हो, 500 पेज की रिपोर्ट लेके आते हो, तो 5000 पेज हो गए। आप आराम से 5 किलो रद्दी बेच दोगे, ठीक है। 100-200 रुपए आप दिन के आराम से कमा लोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये पाबंदी लगाई गई है कि 2 रुपए प्रति पृष्ठ आपको शुल्क देना ही होगा। अगला समझिए, निरीक्षण। आप किसी भी विभाग में या फिर किसी भी, जैसे सड़क बन रही है, ठीक है, सड़क बन रही है, ये रहा। अब यहाँ पे ना ये ठेकेदार खड़ा है, अब मेरी थोड़ी ड्राइंग समझ लेना, इतनी अच्छी है, ठीक है। अब आप ना अपने यहाँ पे आपके घर की जो वॉल है वो है, ठीक है, और आप यहाँ बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बना देता हूँ, ये रहे आप, ठीक है। अब आप बैठे बैठे देख रहे हैं, अब आप लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अब उठ के चले गए कि मुझे तो आरटीआई है, मैं कुछ भी पूछूंगा, कितना भी निरीक्षण करूंगा, कितना भी पकाऊंगा, ठेकेदार को चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है, आपको पैसे देने होंगे। तो आप चले गए, ठीक है। आप उससे पूछ सकते हो कि इसमें किस प्रकार से आप जो सामग्री है वो काम में ले रहे हो। आप इसमें ना पूरा निरीक्षण कर सकते हो कि किस प्रकार से जो सड़क है वो बनाई जा रही है। तो देखो, इसके लिए आपको जो शुल्क देना होगा, इसके लिए जरा मेरी ये मोनालिसा को हटाता हूँ, मेरे को पेंटिंग हटाते हैं पहले, फिर लिखता हूँ। चलिए, इसका आपको शुल्क किस प्रकार से देना होगा ये समझना थोड़ा। इसके लिए पहला घंटा तो निशुल्क है, मतलब 1 घंटा आप लोग टाइम पास करके आ सकते हो, ये तो क्या है, ये तो है निशुल्क, फ्री है। लेकिन इसके बाद में हर घंटे का 5 रुपए लगेगा। मतलब अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ, या फिर ऐसे समझो आपने 1 घंटे 5 मिनट निरीक्षण किया, तो आपका कितना रुपए लग जाएंगे, 5 रुपए आपका लग जाएंगे। आपने 2 घंटे फिक्स निरीक्षण किया तो आपका माफ कीजिएगा, एक तो फ्री था और एक 5 रुपए आपका लग जाएगा। लेकिन अगर इससे 2 मिनट भी ऊपर हुआ, 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना, तो 5 रुपए फिर आपको और देने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज हो गया, क्या, ये हमारा चार्ज हो गया निरीक्षण का। इसको हटाते हैं, 5 रुपए प्रति 1 सेकेंड, घंटा, ठीक है। अब देखो, डिस्क या फ्लोपी। अब आप लोग गए, आपने जो मैंने अभी सीसीटीवी वाला बताया कि आपके घर में अगर चोरी हो गई और आप पुलिस के पास पहुंच गए कि मुझे ये फ्लोपी डिस्क में डाल के दे दो, तो वो आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक चार्ज देना होगा। वो चार्ज कितना है, वो 50 रुपए आपको देने होंगे, तब जाके वो आपको वो पेन ड्राइव में आपको भर के देंगे वो वाली वीडियो, ठीक है। अब नमूना, नमूना क्या है, मतलब जो रोड बन रही है, अब आप लोग एक ना मतलब लेके गए, क्या बोलते हैं इसको आपकी भाषा में, जैसे कई जगह पर इसको भट्ठड़ बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग लेके गए, या फिर परात, जो भी है, कुछ भी बोलते होंगे। आप लेके गए, आपने ना भरवा लिया उसको कि मैं तो जांच करवाऊंगा इसकी, कि इसमें तुमने कितना सीमेंट कितना क्या डलवा रखा है, तो मेरे को तो दो। अब वो दे देगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेके आ गए घर पे और आपने ऐसे ला ला के जगह जगह से आपने पूरा एकदम महल खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप ना जो भी ला रहे हो उसकी कीमत देनी होगी जितनी वास्तविक मूल्य है।
तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग वास्तविक मूल्य। मतलब अगर उसके 50 रुपए उस ठेकेदार के लग रहे हैं तो आपको 50 देने होंगे, अगर उसके 100 रुपए उसमें लग रहे हैं तो आपको 100 रुपए जो है वो जमा करवाने होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं। आरटीआई आवेदन का निपटारा। निपटारा किस प्रकार से है, जैसे अगर मेरे पास में कोई आता है सूचना, या मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं आरपीएससी का चेयरमैन हूँ, ठीक है। आरपीएससी का अगर मैं चेयरमैन हूँ और मेरे पास में कोई आरटीआई आती है तो मैं उसको किस प्रकार से हैंडल कर सकता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं पहली बात उसको सूचना दे दूंगा। सीधी सीधी बात है कि अगर मेरे पास में सूचना होगी तो मैं उसको सूचना दे दूंगा। पहला मेरे पास में ऑप्शन है। दूसरा मेरे पास में ऑप्शन होगा कि मैं उसके आवेदन को रद्द कर दूंगा। किसी भी कारण से मैं उसके आवेदन को रद्द कर दूंगा, जो कि उल्लेखित होना चाहिए एक्ट में, वरना तो फिर वो क्या जाएगा, अपील अधिकारी के पास में जाएगा। तीसरा जो कारण हो सकता है, तीसरा आप लोग आवेदन हस्तांतरित कर सकते हो। आवेदन ट्रांसफर कैसे, देखो, रोड है ये, आपका घर यहाँ पे है, एक घर सामने एक स्कूल है बहुत बड़ी सारी, ठीक है। अब ये जो रोड बनी है और इसमें ना बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल काम में हुआ, ठीक है, लो क्वालिटी का मटेरियल इसमें काम में लिया गया। अब आपने तो पढ़ रखा है मेरे से आरटीआई एक्ट, ठीक है, लेकिन आप आधी क्लास बीच में छोड़ के चले गए, अब आपको पूरी बात नहीं पता। आप पहुंच गए स्कूल में, आपने आरटीआई बना के दे दिया कि रोड इतनी घटिया क्यों बनाई है। अब स्कूल ने थोड़ी ना बनाई है, स्कूल ने थोड़ी ना बनाई है, तो स्कूल क्या देगा आपको सूचना, उसमें क्या उनसे सूचना देगा आपको, ठीक है। तो स्कूल क्या करेगा, आवेदन रद्द नहीं करेगा। पहली चीज, स्कूल ना आवेदन रद्द नहीं करेगा, आपको एक बाकायदा लिखित में नोटिस देगा कि जो सूचना आपने आपने मुझे दी है वो जो है हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, उस ठेकेदार को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा चीज क्या है, आवेदन ट्रांसफर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखना कि आवेदन ट्रांसफर हो सकता है। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट ये है कि रद्द अगर किया जा रहा है तो उसको बाकायदा लिख के देना होगा कि हम लोग आपका आवेदन रद्द कर रहे हैं, इस कारण से कर रहे हैं, जो भी कारण है वो उल्लेख होगा। उसके बाद में तीसरा जो इसमें आप लोग दोगे कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग अपील अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अपील अधिकारी का नाम लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसका मतलब अगर आप लोग उसको मतलब सुविधा के लिए उसका मतलब पद वगैरह भी बता देंगे तो और भी बेहतरीन है। साथ ही में आप समय भी इसमें लिखेंगे कि आपको ना इतने टाइम के भीतर भीतर अपील करनी है, अगर आपको अपील करनी है तो, ठीक है। तो ये चीज आरटीआई का इस प्रकार से आप लोग निपटारा कर सकते हैं। अब आते हैं उस बात पे जो मैं इतनी देर से कह रहा था कि ऐसी सूचनाएं जिन्हें मांगा नहीं जा सकता। क्यों नहीं, मतलब देखो, आरटीआई है, अब कोई, ये मैं तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे तो कोई बाहर का भी देख लेगा। कोई पाकिस्तान से है, कोई कहीं से है, मान लीजिए क्लास को देख रहा है, ठीक है। पाकिस्तान से है कोई, क्लास को देख रहा है, अब वो क्या करेगा, वो आएगा इंडिया में आके, यहाँ की मान लीजिए उसने सिटीजनशिप ले ली, लेकिन वो इंडिया में मतलब नहीं है, इंडिया की सिटीजनशिप उसने ले ली, उसके साथ में वो क्या करेगा, यहाँ पे आरटीआई लगा देगा। मान लीजिए कि सेना, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, तो उस टाइम पे बाई चांस अगर कोई वही वहां का होता, यहाँ का सिटीजन अगर होता कोई वहां से आके, तो वो आरटीआई मान लीजिए लगा देता किसको, सेना को, कि आप ना मुझे आरटीआई में लगा रहा हूँ, मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दो कि आपके बेस कैंप कहाँ पे है, आपने किस प्रकार से जो सेना है उसकी पोजिशनिंग कर रखी है। तो सेना जो है वो देगी क्या, नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। दूसरा, अगर आपने आरटीआई लगा दी कि मुझे बताओ कि देश में ना जो न्यूक्लियर जो हथियार है वो कहाँ कहाँ रखे गए हैं, नहीं बताएंगे आप लोग। तीसरा, मैं कुछ भी जैसे ऐसी सूचना मान लूं कि जिससे देश की अखंडता को खतरा हो सकता है, तो वो सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि अगर कोई न्यायालय ने रोक लगा दी, अब जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक दो दिन पहले ही ये हुआ था। जो हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी की बीए की डिग्री के लिए आरटीआई लगाई गई थी कि मोदी जी की बीए की डिग्री दिखाओ हमें, आरटीआई लगाई गई थी। इस पे ना अभी कोर्ट ने रोक लगा दी है, मतलब किसी भी कारण से कोर्ट ने इस पे अब रोक लगा दी है। तो अब वो नहीं दी जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पे न्यायालय ने रोक लगा दी, ठीक है। उसके बाद में विदेशी सरकार अगर मान लीजिए कुछ विश्वास करके हमें दे रही है, जैसे हम लोगों का जो 60-70% जो वीपन्स है वो रसिया से आता है, ठीक है। रसिया से वीपन्स आता है हमारा, रूस से जो है वो वीपन्स हमारे आते हैं। अब देखो, रूस ने हमें मान लीजिए एक मिसाइल दी और उसके साथ में उसकी टेक्नोलॉजी दी। रूस ने हमें एक मिसाइल दी और एक टेक्नोलॉजी उसकी बता दी कि किस प्रकार से ये बनती है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, किसी अन्य देश का मान लीजिए कोई हो या फिर भारत में ही कोई हो, आपने आरटीए लगा दी कि मुझे बताओ कि ये कैसे बनी है पूरी, आपने ले ली और फिर उसको बेच दिया छोटे छोटे देशों को।
और आप लोग तो सीधा करोड़पति। तो ऐसा नहीं होता, अगर कोई विदेशी सरकार विश्वास पे कुछ दे रही है तो उसका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चौथी चीज की कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो इस प्रकार की सूचनाएं जो है वो जारी नहीं की जाएंगी। आप लोग समझ सकते हैं ये सारी बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण चीजें आती हैं जिसको मैं थोड़ा जल्दी ही खत्म कर दूंगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्य कितने होते हैं। इधर तो मैं ये बताऊंगा आपको केंद्रीय सूचना आयोग, और इधर मैं राज्य सूचना आयोग बताने की ट्राई करूंगा, ठीक है। यहां मैं राज्य लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले केंद्रीय सूचना जो आयोग है उसमें सदस्य कितने होते हैं। 1+10, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। इसको बोलते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। और ये 10 जो है मुख्य सूचना अधिकारी होते हैं, मतलब 10 और सदस्य होते हैं। सेम जो कंडीशन है वो राज्य के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पाबंदी नहीं है कि 10 सदस्य होंगे। यहाँ पे अधिकतम 10 हो सकते हैं, बाकी राज्य अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकता है। राजस्थान में 1+4 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, राजस्थान में किसका कॉन्सेप्ट है, 1+4 का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में आगे देखिए, एक ना बहुसदस्यीय आयोग हो गए दोनों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, ऐसा नहीं है ना एक ही है। आगे संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए दोनों ही क्या हो गए, संविधिक आयोग या संवैधानिक आयोग हो गए। समझ गए। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्र में आप लोग जाप करोगे राष्ट्रपति, 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 ठीक है। राज्य में आप लोग जाप करोगे राज्यपाल, 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 ठीक है। क्या है देखो, राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। सारे सदस्य 11 के 11। सेम यहाँ पे है, नियुक्ति कौन, राज्यपाल, शपथ कौन, राज्यपाल, त्याग पत्र कौन, राज्यपाल। त्याग पत्र से याद आया, कितने वर्ष का कार्यकाल इसका होता है इनका, ठीक है। देखो 3 65 का होता है, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इनका कार्यकाल होता है। पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग मान लीजिए 20 साल की उम्र में आप लोग बन गए तो बन तो सकते हैं, आप 23 में आप लोग उसमें हट गए, 3 साल ही काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अब 23 के बाद में दोबारा 3 साल के लिए नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है भाई कि 5 साल तक आप अधिकतम रह सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुख्य जो हमारा केंद्रीय जो है केंद्रीय सूचना आयोग, उसमें कोई सदस्य है पहले, ये यहाँ पे 3 साल काम किया इसने और फिर ये चला गया अध्यक्ष बनने, ठीक है। ये अध्यक्ष बनने चला गया, 3 साल अध्यक्ष, तो टोटल 6 हो गया। तो इसके लिए एक बाध्यता ये है कि दोनों पद पे अधिकतम 5 वर्षों के लिए रहा जा सकता है। मतलब अगर मान लो कि सदस्य के लिए 3 वर्ष तक उसने रह लिया, तो फिर वो अध्यक्ष के लिए 2 ही वर्ष रह पाएगा। अब एक प्रश्न देता हूँ कि अगर सदस्य 1 वर्ष है तो अध्यक्ष कितने वर्षों तक रहेगा, 4 वर्ष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष तो 3 साल तक ही रह सकता है, तो 3 वर्ष रहेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले प्रश्न का मैंने उत्तर नहीं दिया शायद, ठीक है। ये देखो बीपीएल जो होते हैं, बीपीएल कैटेगरी से, उनको आरटीआई के लिए शुल्क नहीं देना होता, ठीक है, शुल्क नहीं देना होता। आगे चलते हैं। अब देखो ये हो गया है कंप्लीट। ये किसके अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय। हाँ अब एक ना महत्वपूर्ण चीज बचती है, यहाँ समझाता हूँ, इसको काट दो, उसी को चीज को समझा रहा हूँ मैं। इधर केंद्र का चल रहा है, इधर राज्य का चलेगा। देखो नियुक्ति किस प्रकार से होती है, सबसे पहले एक समिति बनती है, कमेटी, पीएम होता है उसमें। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, मतलब कि विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में। साथ ही यहाँ पे पीएम द्वारा मनोनीत एक मंत्रिमंडल से मंत्री होता है। सेम कंडीशन इधर है, सीएम होता है, एलओपी होता है विधानसभा का, विधानसभा का। और साथ ही में एक मंत्री होता है जो सीएम के द्वारा नियुक्त होता है मंत्रिमंडल में से, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है, और यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ है क्या। जुर्माना बहुत महत्वपूर्ण। देखो आपने क्या किया, आप गए, आपने, एक सेकंड, आगे भी कुछ है क्या इसमें, नहीं है, रुको। सबसे पहले जुर्माने से पहले मैं आपको और से समझाता हूँ कि 30 दिन में सूचना जो है वो देनी होती है।
अगर आरटीआई आज के दिन फाइल हुई है तो आज से 30 दिन तक जो आपको सूचना है वो प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन अगर इसमें कुछ ना विलंब हो सकता है या फिर किसी के जीवन से संबंधित अगर कोई बात है तो 48 घंटे में भी आपको सूचना प्रोवाइड करनी होगी। मतलब अगर मान लो कि किसी को ब्लड चाहिए, अब ब्लड बैंक वाले बता नहीं रहे कि उनके पास में ब्लड है कि नहीं, तो आपने आरटीआई डाल दी, तो अब उनको ना 48 घंटे में बताना होगा कि उनके पास में कौन कौन सा कैटेगरी में ब्लड अवेलेबल है, ठीक है। तो जीवन से संबंधित 48 घंटे में, लेकिन अगर वैसे नॉर्मली तो 30 दिन तक आप लोगों को बताना होगा। अगर हस्तांतरित किया जाए किसी को तो 10 दिन की एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा सकता है। मतलब जैसे मैं स्कूल वाला वो बताया था ना, उसमें 10 दिन का एक्स्ट्रा समय भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि आपने आरटीआई फाइल कर दी और उसके 30 दिन के बाद में भी न तो कोई रिस्पॉन्स आया, मतलब सूचना आई, ना ही कोई रिजेक्शन आया, ना ही कोई स्थानांतरण का नोटिस आया, तो फिर क्या होगा, तो जो अधिकारी होगा, सूचना अधिकारी, उसको पर डे जुर्माना लगेगा 250 रुपए का उसकी तनख्वाह में से, ठीक है। उसकी तनख्वाह में से कटेंगे, अगर 10 दिन लेट होता है तो कितने 2500 रुपए कट जाएंगे। लेकिन जो जुर्माना है वो अधिकतम 25,000 रुपए का ही वसूला जा सकता है। मतलब 25,000 से ज्यादा का जुर्माना नहीं वसूल सकते, अधिकतम 25,000 जुर्माना उसको लग सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बचती है, वो मैं कैसे करवाऊंगा, वो मैं करवाऊंगा आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में, ठीक है, ट्रिक के साथ में। क्योंकि ना अभी मैंने ट्रिक बनाई नहीं थी और टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना देते हैं। बाकी चीजें मैं मतलब उस पर अपलोड करूंगा, एक या दो वीडियो लगेगी, ठीक है। कौन सी चीजें, कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं या फिर सदस्य जो भी हैं, तो उनके बारे में, जैसे राज्यपाल में हम पढ़ते हैं कि ऐसा राज्यपाल जो फलाना रह चुका, उसके वहां का सीएम रह चुका, वहां का सीएम। तो उसी प्रकार से इसमें देखते हैं सबसे लंबा कार्यकाल किसका था मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पे, सबसे छोटा कौन था। इस प्रकार के हम लोग बातें जो है वो हमारे शॉर्ट फीड में कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी आप लोग रील्स देखेंगे अपनी आंखें जो है वो खराब करेंगे, तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी और आप लोग वहां से कम कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना याद करके। और टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट होता है और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा। आप लोग चाहे मॉक वगैरह लगा के देख लेना, टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का एक काम और है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो आगे चाहिए। कौन सा टॉपिक जो है आपको आगे वीडियो में चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई टॉपिक अगर हो कि आपको नहीं आ रहा हो और उसको आपको मतलब कहीं यूट्यूब पे ढंग का नहीं मिल रहा, तो मुझे बता सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा। और या फिर किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको अगर एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो हमारी क्लास मेरी तरफ से तो एंड होती है, पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके। या फिर आप लोग क्या कर पाएंगे, या फिर आप लोग इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।